ओके, सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो हम चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं हमारे पेपर 1 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अपने आप में ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ बेसिकली 8 टॉपिक्स अंडर इट एंड सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे मैं हर वीडियो में करती हूँ पर टॉपिक बताती हुई चलूँगी कि कितने क्वेश्चन इसमें से आए हैं। बाकी एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगी दैट इज़ फोमो में नहीं रहना है। क्या कितना हम पढ़ रहे हैं, क्या ये इनफ है? बिल्कुल ये इनफ है। अगर आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको एग्जैक्टली आपके दिमाग में छप चुका है तो आप उससे एक ही तो आंसर लिखना है पर टॉपिक। एक क्वेश्चन से ज़्यादा आता नहीं है क्वेश्चन। सो इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। साथ में हम 10 ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे। सो दिक्कत की बात नहीं है, फोमो में नहीं रहता है। बस हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या देनी है, रिवीजन देनी है। रिवीजन सेंट्रिक हो जाना है। क्या हो जाना है? रिवीजन सेंट्रिक। फोकस किस पे है? अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स को रट्टे पे एंड उसी को बार बार रिवाइज करने पे। समझ आई ये चीज़? साथ में ये जो भी हम करें वो PYQ बेस्ड करेंगे। मतलब PYQ में जितनी बार वो टॉपिक आया है ना, उतनी ही उसकी इंपॉर्टेंस होगी, उतनी ही ज़्यादा बार उसको क्या लेना है, हमें रिवीजन करनी है, उसकी जितनी बार रिवीजन करनी है। अब सबसे पहला टॉपिक है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। ठीक है, इससे 2 ही क्वेश्चन आए तो बहुत ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, नाउ अब ये कंसेप्ट है क्या, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऐसी थ्योरी है एडमिनिस्ट्रेशन की। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट फोकस, जिसका मेन फोकस होता है कि किस तरीके से एफिशिएंसी एंड जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड टू वर्क प्रोसेसेस। और वो कैसे बढ़ानी है? जब हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करेंगे अपने काम की प्रक्रिया में। जब हम साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होना, हमारी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी का बढ़ना। दोबारा बोल देती हूँ बिकॉज ये डेफिनेशंस होती है ना, इनको थोड़ा सा रटना है। Scientific management is a theory of administration focused on improving efficiency and productivity by applying scientific methods to the work processes. मैं दोबारा बोल रही हूँ, Scientific management is a theory of administration focused on improving efficiency and productivity by applying scientific methods to work processes. Now, इसकी शुरुआत किसने करी थी? So it is pioneered by the Frederick W. Taylor. फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने इसकी शुरुआत करी 1856 से 1915 तक। तो थोड़ा सा अगर हम डेट को याद कर लें और भी तो 1850s याद कर लें मोटा मोटा, तो उससे एक अच्छा वजन पड़ेगा। ठीक है, सो वी कैन से कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ अ मूवमेंट स्टार्टेड इन 1850s बाय द फ्रेडरिक टेलर दैट डील्स विद द इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स टू वर्क प्रोसेसेस। कितना बेहतरीन इंट्रोडक्शन मैंने बना लिया। अच्छा, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को हम पाइनर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, सॉरी फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। फादर क्यों कहते हैं? बिकॉज उन्होंने वो पाइनर का मतलब होता है जो शुरुआत करता है। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, इन नोट्स में अगर कोई भी वर्ड आता है जिसका आपको एग्जैक्ट मतलब नहीं पता है तो प्लीज़ उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग लिख लेना है नोट्स में। अब ऐसा करने से जो हमारी वोकेबलरी है वो काफ़ी इंप्रूव होगी एंड उन वर्ड्स को हमें अपने आंसर में इंकलकेट करने की कोशिश करनी है, राइट। अब मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब इनको क्यों लेके आए, साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्या जरूरत पड़ी, इस थ्योरी का मेन पर्पस क्या था? दैट इज़ टू मैक्सिमाइज द आउटपुट, मिनिमाइज द वेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज वर्क प्रोसीजर, सो दैट जो हमारा आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, वेस्ट कम से कम हो एंड स्टैंडर्डाइज हो। हमारा जो वर्क का जो काम करने का तरीका है उसका एक स्टैंडर्ड जो है डिफाइन हो। इंश्योर हो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेज। और ऑप्टिमल मतलब सबसे जो बेहतरीन तरीका है उतने बेहतरीन तरीके से हम यूटिलाइज कर पाएँ, यूज़ कर पाए लेबर को एंड रिसोर्सेज को, ह्यूमन को एंड मटेरियल, दोनों ही रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूज़ कर पाए। तो मेन ऑब्जेक्टिव समझ में आए, दैट इज़ टू मैक्सिमाइज द आउटपुट, मिनिमाइज द वेस्ट, स्टैंडर्डाइज द वर्क प्रोसीजर एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ अब इसके कुछ इंडियन एग्जाम्पल देख लेते हैं। एप्लीकेशन इन इंडियन रेलवेज एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, तो PSUs में एंड इंडियन रेलवेज़ में हमने काफ़ी इसका यूज़ किया, जैसे कि भेल है। वर्क स्टैंडर्डाइजेशन में एंड एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट में तो किस में यूज़ करा, एग्जांपल याद रखना है, इंडियन रेलवेज एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। नाउ क्या प्रिंसिपल्स हैं हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट ने जो टेलर ने दिया? अच्छा, इसको हम टेलरिज्म भी कहते हैं बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना टेलरिज्म टर्म आई है, तो वो एक ही चीज़ है ना साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो क्या क्या प्रिंसिपल्स इसके तहत है, क्या क्या सिद्धांत हैं जो इसने दिए? तो सबसे पहले कहता है कि साइंटिफिक जॉब एनालिसिस। आपको जो भी काम है इसको आपको साइंटिफिकली क्या करना है, एनालाइज करना है, समझना है। स्टडी टास्क, जो भी काम आपको करना है, पूरी आपका एक वर्क है, उस वर्क में आपको छोटे छोटे टास्क करने होते हैं। ठीक है, उसको पहले स्टडी करो। डिटरमाइन द बेस्ट मेथड फॉर ईच जॉब, हर एक टास्क को करने के लिए एक कोई बेस्ट मेथड तैयार करो कि कैसे उसको करना है, ढूंढो उसको, डिटरमाइन करो। यूजिंग टाइम एंड मोशन स्टडी, कैसे करो?
बाय यूजिंग, और कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द टाइम एंड मोशन स्टडी। अभी टाइम एंड मोशन स्टडी क्या है, ये सिंपल टाइम एंड मोशन स्टडी कहती है कि आपको जो भी काम करना है ना उसमें कितना टाइम लग रहा है ये आपको देखना है, मोशन में कितने स्टेप्स आपको लग रहे हैं उसको करने में ये आपको देखना है, और कोई अननेसेसरी जो टाइम है, अननेसेसरी जो स्टेप उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। सो दैट इज़ अ टाइम एंड मोशन स्टडी। तो सबसे पहला का क्या कहा गया, जो साइंटिफिक जॉब एनालिसिस करो, जो भी आपका काम है उसको साइंटिफिकली आपको एनालाइज करना है उसको, और आपको स्टडी करना है जो भी काम हो रहे हैं एंड डिटरमाइन करना है उनको एक बेस्ट मेथड हर एक काम को करने का बाय यूजिंग द टाइम एंड मोशन स्टडी। सेकेंड चीज़ उन्होंने बोली सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। जो भी वर्कर है, जो भी काम करने वाले लोग हैं, तो ये तो देख लिया कि काम कैसे करना है, क्या बेस्ट तरीका है। अब काम करेंगे कौन, लोग करेंगे। अब लोगों की ट्रेनिंग एंड लोगों की सिलेक्शन पे ध्यान देने की बात करी। इन्होंने बोला वर्कर्स शुड बी केयरफुली सेलेक्टेड एंड ट्रेन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। ये कहते हैं जो वर्कर है ना, हर एक इंसान की अपनी एक क्षमता होती है, उसकी एबिलिटीज़, उसकी स्किल्स को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ही इंसान को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है एंड उसको ट्रेन करना है, ठीक है। तो सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर के बारे में बात करी। थर्ड वो बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड मेथड। वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म प्रोसीजर होना चाहिए, टूल होना चाहिए एंड मटीरियल होना चाहिए फॉर अ कंसिस्टेंट आउटपुट। अगर आपको आउटपुट कंसिस्टेंट चाहिए, इसका मतलब जैसे एग्जाम्पल, आपको ना एक बिस्किट का ब्रांड शुरू करना है और आपको एक 5 रुपये का बिस्किट निकालना है, ठीक है। एक ही फ्लेवर है, एक ही बिस्किट है। अब उसको हर एक पैकेट में उतना ही बिस्किट आए, उतना ही वेट का बिस्किट आए, उतने ही नंबर ऑफ़ बिस्किट्स आए, वही टेस्ट सेम शुगर का आए, वही टेस्ट उसका टेक्सचर आए, वही डिज़ाइन आए। तो एक कंसिस्टेंट आउटपुट आपको चाहिए। तो उसके लिए वो कहते हैं कि आपको क्या करना है, यूनिफॉर्म कर दो सारे प्रोसीजर्स को, टूल्स को एंड मटीरियल्स को। समझ में आए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड मेथड्स। चौथा वो बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड वेज सिस्टम। तो चौथा प्रिंसिपल क्या दिया कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे वेजेस दो। कौन वर्कर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसके बेसिस पे उसके वेजेस दो। इंसेंटिव वेजेस फॉर वर्कर्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस टू मोटिवेट हायर प्रोडक्टिविटी। वो कहता है कि अगर कोई वर्कर है, ठीक है, हमने एक स्टैंडर्ड तय कर लिया कि इतना हमें 100 बिस्किट के पैकेट बनाने थे। अब एक वर्कर है जिसने क्या करा, 150 बिस्किट के पैकेट बना दिए। तो ऐसे वर्कर को हमें क्या करना है, इंसेंटिव वेजेस देने हैं, मतलब एक्स्ट्रा वेजेस देने हैं बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, जिससे कि हायर प्रोडक्टिविटी आए, जिससे कि वो मोटिवेट हो एंड अच्छा और ज़्यादा प्रोड्यूस करें। कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। पाँचवें इन्होंने बोला कि जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर है, इन दोनों को आपस में कॉपरेट करना है। हारमोनी होनी चाहिए, नॉट डिस्कॉर्ड। उसको हम हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड भी कहते हैं कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आपस में प्यार से रहें। स्मूथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मैनेजर जो कि प्लानिंग कर रहे हैं एंड वर्कर जो कि एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, इनके बीच में। समझ आई। तो 5 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, इसको कम से कम 2 से 3 बार रिकॉल करना है। इसको रोकिए। साइंटिफिक जॉब एनालाइज करो, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर करो एज पर एबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन करो टूल्स एंड मेथड्स का, परफॉर्मेंस बेस्ड वेज इन सिस्टम रखो एंड कॉपरेशन रखो मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में। नाउ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट क्या है, तो ये समझ में आया, ठीक है। ये हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा, ये वाला पार्ट। अब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट पढ़ेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट, स्प्रेड एंड इन्फ्लुएंस। बेसिकली इसी की मूवमेंट, जब इन्हीं प्रिंसिपल्स को और ज़्यादा फर्दर इंक्रीज़ किया गया, इनको अलग अलग जगह इम्प्लीमेंट किया गया, इनका प्रचार वगैरह हुआ, तो इसी को मूवमेंट का नाम दे देते हैं। स्प्रेड एंड इन्फ्लुएंस देख लेते हैं। देखिए ये पॉपुलैरिटी गेन करता है अर्ली 20th सेंचुरी में। तो आया कब था, 1850s में प्रिंसिपल्स आए थे, टेलर ने दिए थे, लेकिन इसका प्रचार शुरू होता है अर्ली 20th सेंचुरी में, जब इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबली, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है बेसिकली, तब ये इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, ग्लोबली इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। क्योंकि इंडस्ट्री लगेंगी तो इंडस्ट्री जो लगा रहा है उसका मेन एम क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक अच्छा ये सिद्धांत था, एक अच्छा तरीका था। इसका मेन फोकस था एफिशिएंसी बढ़े, रैशनलाइजेशन ऑफ वर्क हो। रैशनलाइजेशन ऑफ वर्क मतलब वही वेस्टेज ना हो, टाइमली कम हो, एफिशिएंटली हो, स्पेशलाइजेशन आए। इसके मेन कॉन्ट्रीब्यूटर जैसे मैंने बताया फ्रेडरिक टेलर है, जिन्होंने टाइम एंड मोशन स्टडी दिया, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ वर्क बताया, जो ऑलरेडी 5 पढ़ के आए हैं। फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट, इन थिंकर्स के नाम को रटना है। क्या है, रटना है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हमें इन तीनों थिंकर्स, अगर टेलर पे ही सिर्फ आया तो भी, और इससे रिगार्डिंग भी आया साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो हमें तीनों 2-3 थिंकर्स के नाम हमें रटने चाहिए। फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट ने भी मोशन स्टडी दी और बोला कि अननेसेसरी मोशंस को हटाओ। ऐसे हेनरी गैंट है, उसने बोला गैंट चार्ट फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग वर्क, कुछ चार्ट्स वगैरह प्रोवाइड करे प्लान करने के लिए, शेड्यूल करने के लिए काम को। तो हमें चलो एग्जैक्टली ये याद ना हो कि किसने क्या बोला, बट ये याद होना चाहिए उसके नाम, फ्रेडरिक टेलर, फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट, हेनरी गैंट।
फ्रेडरिक टेलर, फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट एंड हेनरी गेंट। ठीक है, एग्जाम्पल, अब इंडिया में भी इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एडॉप्शन इन लार्ज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो बड़ी बड़ी पीएसयूज थे उनमें भी ये 20th सेंचुरी में जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं उनको अडॉप्ट किया गया। लाइक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल में एफिशिएंसी एंड वर्क को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। ना इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है तो इसकी तारीफ देख लेते हैं। इम्प्रूव्ड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, जब ये सारे मेथड्स को, टेक्निक्स को क्या करा, प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करा तो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी जो है वो, प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ी। एक फाउंडेशन रखी फॉर मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स के लिए, एक फाउंडेशन ही आई, उसके बेसिस पे आगे भी मैनेजमेंट की टेक्निक्स आई। टाइम एंड मोशन स्टडीज़ ने इन्फ्लुएंस करा ट्रेनिंग एंड वर्क ऑर्गेनाइजेशन को। इंट्रोड्यूस साइंटिफिक अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को करने की एक साइंटिफिक अप्रोच को इसने इंट्रोड्यूस करा रदर देन ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब मेथड। और रूल ऑफ थंब मेथड जो पुराने टाइम पे चलता था, ये हम क्या करेंगे कि तुक्के से काम करेंगे, जो मन कर रहा है वो करेंगे। तो जो रूल ऑफ थंब मेथड है उसको उसने क्या करा, रिप्लेस करा। इनहेंस कोऑर्डिनेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, जो मैनेजमेंट एंड वर्कर है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन को भी बढ़ाया। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, सारे प्रिंसिपल्स की एक एक तारीफ भी लिखोगे तो इजीली आप सिग्निफिकेंस लिख सकते हो। ठीक है, बाकी इसको भी रिकॉल कर लेना। नाउ अब इसकी कुछ क्रिटिक्स भी हैं, कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ कमियाँ भी रही हैं, बिल्कुल है। सबसे पहला है ओवर एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी, नेग्लेक्ट ह्यूमन एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ वर्क। तो पहला क्रिटिक ये कहता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया एफिशिएंसी पे और सिर्फ एफिशिएंसी की बात करी। जो ह्यूमन एंड सोशल एस्पेक्ट होते हैं, काम कौन कर रहा है, लोग कर रहे हैं काम, एक तरीके से जब लोग कर रहे हैं आपस में वो इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक सोशल एस्पेक्ट है, उस चीज़ को इन्होंने क्या करा, नेग्लेक्ट करा। सेकेंड, डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर, वर्कर्स ट्रीटेड एज मशीन्स लेडिंग टू मोनोटोनी एंड डिससेटिस्फेक्शन। ये कह रहे हैं कि इसने डीह्यूमनाइजेशन करा लेबर का, मतलब लेबर को ह्यूमन की तरह ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, वर्कर को एक तरीके से मशीन्स की तरह ट्रीटमेंट दिया गया, जिससे मोनोटोनी आई। मोनोटोनी इज़ लाइक अ बोरियत एंड डिससेटिस्फेक्शन हो गया उनके बीच में, उनको काम करने में मज़ा नहीं आने लगा। बाकी मैं मोनोटोनी का ना एक बार एग्जैक्ट मीनिंग देख लेती हूँ, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेट मी सी। ठीक है, मोनोटोनी का क्या देख लेते हैं हम, बोरिंग, यस बोरिंग, वही है इसका मतलब, बोरिंग। थर्ड है रेजिस्टेंस फ्रॉम लेबर, जो लेबर क्लास है उन्होंने भी रेजिस्टेंस दिखाया। इंसेंटिव सिस्टम्स एंड स्ट्रिक्ट वर्क स्टैंडर्डाइजेशन ऑफन मेट विद अपोजिशन फ्रॉम यूनियन, जो लेबर यूनियन थी उन्होंने अपोज करा जो ये इंसेंटिव सिस्टम था, कि इससे क्या हुआ, लेबर के ऊपर एक प्रेशर ही तो बना रहा है, पैसों का प्रेशर, कि वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, जो अपने आप में गलत है। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो थोड़ी सी लिमिटेड है, बिकॉज ये थोड़ा सा लेस सूटेबल है कॉम्प्लेक्स, सर्विस ओरिएंटेड एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए। क्योंकि देखो ये कहाँ पे बेटर रहेगा, ये वहाँ पे बेटर रहेगा जहाँ पे ना काम में ज़्यादा ना डिफरेंसेस नहीं आते हैं, ज़्यादा डायनेमिक नहीं है काम, एक स्टेबल वर्क है। जैसे कि बिस्किट का पैकेट बनाना तो एक स्टेबल काम है, तो वहाँ पे आप ये कर सकते हो। लेकिन आपको हर दिन नई नई मुसीबतों को हैंडल करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है, सर्विस ओरिएंटेड है, हर एक इंसान को अलग तरीके से सर्विसेज, उसकी नीड समझ के सर्विसेज को प्रोवाइड कराना है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रहता है, तो ऐसे टाइम पे थोड़ी सी जो इसकी एप्लीकेबिलिटी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो कैसी है, लिमिटेड है। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम समझें तो वाइल एफिशिएंसी इंप्रूव्ड इन PSUs, रिजिड एप्लीकेशन समटाइम्स लेड टू एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन एंड स्ट्राइक। हाँ, इससे एफिशिएंसी तो बढ़ी जब हमने इसको इम्प्लीमेंट करा, लेकिन वहीं पे एम्प्लॉय की डिससेटिस्फेक्शन भी बढ़ी और उन्होंने स्ट्राइक्स वगैरह भी किया। समझ आई चीज़। बाकी और भी आप गालियाँ दे सकते हो, जो भी आप सोचे समझे, जैसे कि उन्होंने एक तरीके से ह्यूमन की बात नहीं करी, इन्वायरमेंट की बात नहीं करी, ये डायनेमिक इन्वायरमेंट में इतना सूटेबल नहीं है ना। जो बाकी की जितनी भी थ्योरीज़ ने जो बात कर ली है वो इन्होंने बात नहीं करी, डिसीजन मेकिंग पे बात नहीं करी, कम्युनिकेशन पे, लीडरशिप पे, पार्टिसिपेशन पे, इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करी। तो इस तरीके से आप उसको गाली दे सकते हैं। ठीक है ना, अगर मोटा मोटा ऑब्जर्व करें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट पाइनर्ड द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक मेथड्स टू वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑल दो इसमें बुराइयाँ भी हैं, इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ने पाइनर मतलब शुरुआत करी एप्लीकेशन करना सिस्टमैटिक मेथड्स का वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, काम में किस तरीके से सिस्टमैटिक मेथड्स को यूज़ करें। एग्जांपल आज के टाइम पे भी हम नेटवर्क एनालिसिस,
है ना, MIS है ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, PERT है ना, और क्रिटिकल पाथ थ्योरी या एनालिसिस मुझे नहीं पता, तो वो हम आज भी करते हैं ना, जो हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, ई गवर्नेंस। तो यस, हम सिस्टमेटिकली एप्लीकेशन, वो एक तरीके से उन सारी चीज़ों के लिए एक तरीके से बेस का काम करा साइंटिफिक मैनेजमेंट ने। इट्स प्रिंसिपल आर स्टिल रेलिवेंट, आज भी रेलिवेंट है इन इंडस्ट्रियल एंड ब्यूरोक्रेटिक सेटिंग्स फॉर एफिशिएंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, है ना। इंडस्ट्री में भी जो PSUs हैं स्पेसिफिकली, उनमें काफ़ी सही है। साथ में आप देखोगे तो परफॉर्मेंस अप्राइजल, परफॉर्मेंस ऑडिट, परफॉर्मेंस बजटिंग, है ना। तो ये सब कुछ भी क्या है, ये भी क्या है एक तरीके से एक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें लाई गई हैं। साथ में क्या सेम प्रोसीजर नहीं तय होता है, क्या हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं होता है डिपार्टमेंट में, बिल्कुल होता है। तो चीज़ें रेलेवेंट भी है कि यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होती, कि यहाँ पे सिलेक्शन एज पर द एबिलिटीज़ नहीं होता है, बिल्कुल होता है। UPSC का सिलेक्शन देख लीजिए, ठीक है। सो यस, कहीं ना कहीं रेलेवेंट है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें इसको पुट करना है। तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो लीगेसी कॉन्टिन्यूज इन इंडस्ट्रियल PSUs, तो वही मैंने बताया, जो लीगेसी है वो आज भी इंडस्ट्रियल PSUs में, रेलवे ऑपरेशंस में एंड गवर्नमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में आज भी कैरी ऑन हो रही है, ठीक है। बाकी देखो घबराना नहीं है, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अच्छे से हम इसको कवर कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी में अगर मैं बताऊँ तो 2 ही क्वेश्चन आए हैं, इससे भी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल थ्योरी में सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं कि क्लासिकल थ्योरी कहना क्या चाहती है। देखिए, क्लासिकल थ्योरी एक ऐसा फ्रेमवर्क है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि जिसका मेन एम्फेसिस, जिसका मेन फोकस होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर पे, हायरार्की पे, रूल्स पे एंड रैशनैलिटी पे, कि ऑर्गेनाइजेशन में किस पे फोकस है, दैट इज़ फॉर्मल स्ट्रक्चर हो, उसमें हायरार्की हो, रूल सेटअप हो एंड रैशनैलिटी हो, चीज़ें रैशनल तरीके से की जाए, लॉजिक पे बेसिस पे की जाए। इसका मेन फोकस होता है एफिशिएंसी पे, ऑर्डर पे, प्रोडक्टिविटी इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तरीके से एक वेल स्ट्रक्चर्ड, स्टेबल एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन कर पाए हम, जिसमें क्लियर रूल है, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो हर किसी की, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, स्टेट में भी सेक्रेटेरिएट होते हैं, जो फंक्शन करते हैं हायरार्कियल एंड रूल बाउंड प्रिंसिपल्स पे। अब इसके की कंट्रीब्यूटर देख लेते हैं, जैसे कि हेनरी फ्योल है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एक बुक लिखी थी। बुक अगर थोड़ा सा रट लोगे और उसको लिख पाओगे तो बेटर है। इन्होंने 44 प्रिंसिपल्स बताए मैनेजमेंट के, जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, रिम्यूनरेशन, इक्विटी, स्प्लिट द कॉप, स्केलर चेन, बहुत सारे इन्होंने प्रिंसिपल्स बताए। इनका मेन फोकस था प्लानिंग पे, ऑर्गेनाइजिंग पे, कमांडिंग पे, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग पे। POCCC इन्होंने ये एक्टिविटीज़ भी बताई। इंडियन एग्जाम्पल, एप्लीकेशन इन इंडियन रेलवेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अगर इंडियन एग्जाम्पल समझेंगे तो जैसे कि इनकी एप्लीकेशन आपको इंडियन रेलवेज में मिलेंगी। बाकी आपको पता है डिवीजन ऑफ वर्क हर जगह है ना, हमने अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, तो जैसे कि जो डिफेंस है, डिफेंस को सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन हेड कर सकता है, कमांड कर सकता है, मिनिस्टर, तो उससे क्या आती है, यूनिटी ऑफ कमांड आती है। सेकेंड है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर को वेल हम एक अलग टॉपिक में भी पढ़ेंगे, ऑल्दो इन्होंने एक ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट दिया, ब्यूरोक्रेसी का एक मॉडल दिया। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा ब्यूरोक्रेसी को एज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब सबने बात स्ट्रक्चर की करी है, इन्होंने बात करी है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक बेस्ट स्ट्रक्चर जो कि क्या है, ब्यूरोक्रेसी है इनके अकॉर्डिंग, जो कि बेस्ड है रूल्स पे, हायरार्की पे एंड मेरिट पे। इन्होंने फोकस करा है इन पर्सनैलिटी पे, कि कोई भी अपना पर्सनल बाइसेस ना लेके आए, प्रोफेशनलिज्म पे एंड स्पेशलाइजेशन पे। एग्जाम्पल IAS है, जो स्टेट सिविल सर्विसेज हैं, वो फंक्शन करते हैं अंडर द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड हायरार्की में। ना लुथर गुल्लेक एंड लिंडन उर्विक भी हैं, इन्होंने पोस्टकोप का फ्रेमवर्क दिया, पोस्टकोप प्रिंसिपल दिया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग जैसी एक्टिविटीज से रिगार्डिंग। इंडियन एग्जाम्पल ये आज भी हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होता है ना, ट्रेनिंग एंड डिपार्टमेंटल फंक्शंस में भी ये काफ़ी यूज़ होता है। तो बेसिक चीज़ समझ में आए तो क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूटर है, हेनरी फ्योल जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट लिखी, 14 प्रिंसिपल्स दिए और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल POCCC के बारे में बताया। एप्लीकेबिलिटी क्या है, इंडियन रेलवेज में। मैक्स वेबर ने अपना एक बेस्ट फॉर्मल स्ट्रक्चर बताया, किसको, ब्यूरोक्रेसी को। ब्यूरोक्रेसी कैसी है, जो कि रूल, हायरार्की एंड मेरिट पे बेस्ड ऑन है, और जिसका मेन फोकस है पर्सनैलिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड स्पेशलाइजेशन पे। एग्जाम्पल जो IAS है, जो स्टेट सिविल सर्विसेज आज भी इसके अकॉर्डिंग काम कर रही है। लुथर गुल्लिक एंड लिंडन लुविक, जिसने पोस्टकोप का फ्रेमवर्क दिया। समझ आई इसके 3 कॉन्ट्रीब्यूटर। नाउ क्या फीचर्स है, बेसिकली मोटे मोटे फीचर्स अगर हम देखें तो क्लासिकल थ्योरी का,
तो इनका मेन एम्फेसिस था हायरार्किकल स्ट्रक्चर, कि एक हायरार्की होनी चाहिए जहाँ पे क्लियर चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि कौन किससे किस तरीके से बात करेगा, कौन किसको कमांड करेगा, कौन किसको सुपरवाइज करेगा। सेकेंड है डिवीजन ऑफ रोल। ये कहता है कि स्पेशलाइज रोल रखो टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो वहाँ पे आपको डिवीजन करना पड़ेगा वर्क को। अगर आप एक ही पर्सन को सारा काम दे दोगे तो वो कर नहीं पाएगा, तो आपको स्पेशलाइज रोल्स रखना चाहिए, वो भी स्किल एंड एबिलिटी के अकॉर्डिंग, किसकी क्या स्किल है क्या एबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग उसको काम दो। तीसरा है फॉर्मल रूल एंड प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स गाइड डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेशन। ये कहता है कि एक फॉर्मल रूल होना चाहिए, एक फॉर्मल प्रोसीजर होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, जो कि गाइड करेगा डिसीजन मेकिंग को, सो दैट एक रीजन्ड डिसीजन लिया जाए। इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी का मतलब क्या है कि डिसीजंस को ऑब्जेक्टिवली लो, मतलब ऑब्जेक्टिवली का मतलब है फैक्ट, रूल्स, तथ्य पे आधारित, ना कि जो कि आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हो। पांचवी बात उन्होंने बोली कि मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन होना चाहिए बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटेंस, कि इंसान के अंदर कितनी क्षमता है, कितनी एबिलिटी है। छठा है यूनिटी ऑफ कमांड, हर एक सबॉर्डिनेट रिपोर्ट करे टू ओनली वन सुपीरियर। सेवन्थ है कोऑर्डिनेशन, जितने भी यूनिट्स हैं इंडिविजुअल का काम है उसको हार्मनी में करो टू वर्ड द ऑर्गेनाइजेशन गोल, मतलब लोगों के गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल एक लाइन में, साथ में जो बाकी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ भी क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा क्या है कि हमारे फीचर्स हैं। हायरार्किकल स्ट्रक्चर, क्लियर चेन ऑफ कमांड, ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में बात करी, फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर की बात करी, इम्पर्सनैलिटी की बात करी, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट की बात करी, यूनिटी ऑफ कमांड एंड कोऑर्डिनेशन की बात करी। इसको एज इट इज़ याद रख लेना, ये कुछ हमारे फीचर्स बताएं। नाउ इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब अच्छाइयाँ क्या है इस थ्योरी में। देखिए कहीं ना कहीं इसने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी, प्रोडक्टिबिलिटी एंड क्लियर अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करी ऑर्गेनाइजेशन में, कि क्या किसकी जिम्मेदारी है, क्लियर रोल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करा। इन्हेंसेस एफिशिएंसी थ्रू स्पेशलाइजेशन एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। एफिशिएंसी को बेटर करा स्पेशलाइजेशन लाके एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन लाके। फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स। फाउंडेशन बना एक तरीके से मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस का, जैसे कि ई गवर्नेंस है, जैसे कि मैंने बताया MIS है, जैसे कि मैंने बताया था क्रिटिकल पाथ थ्योरी एनालिसिस जो भी है। हेल्प्स इन ट्रेनिंग एंड स्ट्रक्चरिंग सिविल सर्विसेज, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी इसने प्रोवाइड कराया हमारे सिविल सर्विसेज को। सिग्निफिकेंस में मतलब जो इसके फीचर है ना, इसकी तारीफ करनी एक तरीके से, तो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी, क्लियर अकाउंटेबिलिटी, क्लियर रोल्स प्रोवाइड कराए, है ना, एफिशिएंसी को और ज़्यादा अच्छा करा थ्रू स्पेशलाइजेशन एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, फाउंडेशन रखी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस की, ट्रेनिंग एंड स्ट्रक्चरिंग में भी बेटर करा। नो इंडियन एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो IAS एंड स्टेट सिविल सर्विसेज, रिक्रूटमेंट थ्रू मेरिट बेस्ड एग्जाम, प्रमोशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड सीनियरिटी। हमारे यहाँ पे भी होता है कि रिक्रूटमेंट मेरिट बेस्ड एग्जाम से हो रही है और प्रमोशन किस तरीके से हो रहा है, परफॉर्मेंस एंड सीनियरिटी के बेसिस पे, जैसे कि इन्होंने बोला। जैसे रेलवेज एंड PSUs में भी आप देखोगे तो फॉर्मल हायरार्की है, वहाँ पे भी रूल्स हैं, स्पेशलाइज रूल्स भी हैं। सेंट्रल एंड स्टेट सेक्रेटेरिएट में फ्योल के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। पोस्ट को भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में यूज़ किया जाता है। देखो प्लानिंग, चीज़ों की प्लानिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। स्टाफिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। डायरेक्शंस दी जा रही है, बिल्कुल दी जा रही है। क्या कोऑर्डिनेशन बिठाया जा रहा है, बिल्कुल दिया जा रहा है। रिपोर्टिंग की जा रही है, बिल्कुल रिपोर्टिंग। फील्ड जो एजेंसीज़ हैं वो हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट भेजती हैं। बजटिंग की जा रही है, यस, हर एक डिपार्टमेंट का अपना बजट है, हर एक गवर्नमेंट का अपना बजट है, बिल्कुल बजट होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स आप आज के टाइम से जो है ना, ये एग्जांपल्स कहाँ से उठाने चाहिए, ये डाउट आएगा कहाँ से एग्जांपल्स उठाएंगे। तो एग्जांपल हम पॉलिटी से उठा सकते हैं, एग्जांपल हम करंट किसी स्कीम से उठा सकते हैं, या करंट अफेयर से उठा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एग्जांपल्स आ जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, राइट। अब इसमें कुछ बुराइयाँ भी हैं, बिल्कुल बुराई है। देखिए इसने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करा रूल्स एंड हायरार्की पे, जिससे कहीं ना कहीं रिजिडिटी आ सकती है, जो डिसीजन मेकिंग है वो स्लो हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन स्लो हो सकता है। दूसरा है, इन्होंने कम्प्लीटली ह्यूमन एंड सोशल एस्पेक्ट्स को क्या करा, नेगलेक्ट करा। ना इन्होंने मोटिवेशन की बात करी, ना इन्होंने मोराल की बात करी, ना इन्होंने इनफॉर्मल रिलेशनशिप की बात करी। तीसरा है ब्यूरोक्रेटिक रेटिंग, एक्सेसिव प्रोसीजर। अगर बहुत ज़्यादा प्रोसीजर में ही काम को क्या कर दोगे, फंसा दोगे, तो उससे हैम्पर हो सकती है इनोवेशन। मतलब एक सिंपल प्रोसीजर ही आपको फॉलो करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके अंदर कोई इनोवेशन कैसे आ पाएगी ना। आप सेम ही काम करते रहोगे, है ना, डिफाइंड है कि आप इसी तरीके से काम करना है, तो आप उसमें अपनी तरफ से ना कुछ बदलाव कर सकते हो, ना कुछ इनोवेट कर सकते हो। ठीक है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी,
ज़्यादा सूटेबल नहीं है ये डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स और रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए। जैसे कि मैंने बताया था एग्जांपल, बिस्किट की फैक्ट्री में आप इसको लगा सकते हो, लेकिन क्या आप इसको मार्केटिंग में लगा सकते हो? और अगर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में देखूँ तो आप इसको वी कैन से इसको हम किस में लगा सकते हैं, जहाँ पे भी वो टेक्निकल वर्क है, ठीक है, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ रेलवेज, इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो क्लासिकल थ्योरी को। लेकिन क्या किस तरीके से इनोवेशन होनी है, कोई टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी आनी है, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी वाला विंग जो होता है, आप उसमें इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से नाउ ऑब्जर्वेशन ये जो क्लासिकल थ्योरी है, कहीं ना कहीं इसने पहली ये फर्स्ट सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क बना, कहीं ना कहीं पहला सिस्टमेटिक तरीके से एक ढांचा बना अंडरस्टैंड करने में एंड ऑर्गेनाइज करने में पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को। इसके जो प्रिंसिपल हैं अभी भी ऑफकोर्स उनका इन्फ्लुएंस है इंडियन ब्यूरोक्रेसी पे, डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर्स पे एंड PSUs पे। वेल ज़रूरत क्या है कि हम बैलेंस करें एफिशिएंसी को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एंड ह्यूमन एस्पेक्ट को भी ऐड करें, जो कि नेसेसरी है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। समझ आई ये चीज़, ठीक है, दैट इज़ इट। नाउ द वेरी नेक्स्ट इज अ वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, उसके क्रिटिक एंड पोस्ट वेबेरियन डेवलपमेंट। तो अब इस अगर हम इस से समझें तो इससे 3 क्वेश्चन आए हैं टोटल, तो ठीक है, इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। अब देख लेते हैं क्या कहता है ये टॉपिक, ठीक है। ओके, तो वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल क्या कहता है? देखिए, वेबर का जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है उसका कंसेप्ट समझते हैं सबसे पहले कि ये कहता क्या है। डेफिनेशन, अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसका मेन फोकस हो रूल्स पे, हायरार्की पे एंड रैशनल लीगल अथॉरिटी पे, ठीक है। तो वेबर की ब्यूरोक्रेसी क्या है? एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसका मेन फोकस किस पे? रूल, हायरार्की एंड लीगल रैशनल अथॉरिटी। लीगल रैशनल अथॉरिटी क्या होती है? दैट इज़ कि आप जो अथॉरिटी है, आपके पास अथॉरिटी क्यों है? बिकॉज आपको अथॉरिटी लॉ नहीं प्रोवाइड करी, अपनी मर्जी से नहीं है ना। आपको हायरार्कियल आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, हायरार्कियल से सॉरी हेरिडेटरी आपके पास अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। आपके पास अथॉरिटी है बिकॉज लॉ आपको वो अथॉरिटी प्रोवाइड करा है, तो उसको हम कहते हैं रैशनल लीगल अथॉरिटी। इसको डेवलप करा मैक्स वेबर ने टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाए एंड ज़्यादा एफिशिएंटली हम काम कर पाए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि रैशनलिटी बनी रहे। अब रैशनलिटी का मतलब क्या है? वही मैंने बताया, फैक्ट पे, लॉजिक पे डिसीजंस को लेना, डिसिप्लिन बना रहे एंड इम्पार्शलिटी आई ऑर्गेनाइजेशन में। इम्पार्शलिटी का मतलब है कि किसी की तरफ हमें फेवर ना करते हुए ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। एंड एन एग्जाम्पल IAS जो अदर सिविल सर्विसेज हैं वो फॉलो करते हैं वेबेरियन प्रिंसिपल्स, जैसे कि हायरार्की, स्पेशलाइजेशन, रूल बेस्ड फंक्शन, कि रूल के बेसिस पे काम करो। नाउ फीचर्स देख लेते हैं सबसे पहले। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, ये कहता है जो आपकी अथॉरिटी है ना वो हायरार्की से आती है, क्लियर चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दूसरा इसने बात करी डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, कि जो टास्क है, जो काम है, उसको डिवाइड कर दो स्पेशलाइज्ड रूल्स में फॉर एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टाइज। तीसरा इसने बात करी फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर की, स्टैंडर्डाइज रूल्स गाइड डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। इसने बोला जो फॉर्मल रूल्स हैं एंड जो प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, उस पर आपको काम करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। चौथा इसने बोला इम्पर्सनैलिटी, डिसीजंस आर ऑब्जेक्टिव एंड नॉट इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल फीलिंग्स, कि आपको डिसीजंस कैसे लेने हैं जो ऑब्जेक्टिव हो अपने आप में एंड वो आपके पर्सनल फीलिंग्स का उन पर कोई इम्पैक्ट ना है। पाँचवा उन्होंने बोला करियर ओरिएंटेशन, ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बेस्ड ऑन मेरिट एंड क्वालिफिकेशंस, प्रमोशंस फॉलो सीनियरिटी एंड परफॉर्मेंस। साथ में आपको करियर का भी पाथ मिलना चाहिए इस एडमिनिस्ट्रेशन में, और ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट कैसे हो? मेरिट के बेसिस पे, एंड क्वालिफिकेशंस किस तरीके से दी जाए इनको, क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे, एंड प्रमोशंस सीनियरिटी एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे किए जाए। छठी उन्होंने बात करी रिकॉर्ड कीपिंग, कि चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन करो, चीज़ों का लिखो, लिखित में रिकॉर्ड करो, रिटर्न रिकॉर्ड, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे एंड कंटिन्यूटी रहे। तो आपको 6 के 6 फीचर्स याद करने हैं। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर, इम्पर्सनैलिटी, करियर ओरिएंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग। इसको पॉज करके बेशक 2 बार यहाँ पे रिवाइज कर लेना। नाउ अब इसके क्रिटिक देख लेते हैं, कुछ गालियाँ देख लेते हैं। अब वेबेरियन मॉडल को भी कुछ गालियाँ पड़ी हुई हैं। सबसे पहला है रिजिडिटी, एक्सेसिव रूल्स कैन स्लो डिसीजन मेकिंग। तो इसने काफ़ी रिजिडिटी की बात करी, इसने कहीं भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं करी।
और रिजिडिटी से क्या होता है, हम एक्सेसिव रूल्स में फंसे रह जाते हैं और जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। एंड जो अडेप्टिबिलिटी है, टाइम टू टाइम अपने आप को अडेप्ट करना, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं रहती। डीह्यूमनाइजेशन, इसने ओवर एम्फेसिस करा है इम्पर्सनैलिटी पे, मेर नेगलेक्ट एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब कोई भी जो डिसीज़न लेता है इंसान, क्या उसमें उसका बिल्कुल भी पर्सनल कुछ भी नहीं आता है? ऐसा नहीं है। ट्रू, दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू, ऐसा नहीं होता है। एम्प्लॉय की अपनी मोटिवेशन, एम्प्लॉय की अपनी क्रिएटिविटी का भी रोल होता है वाइल टेकिंग अ डिसीजन। थर्ड, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप। जो ब्यूरोक्रेसी है उसको काफ़ी बार इस वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है बिकॉज ऑफ द रेड टेप, लाल फीताशाही। स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स कैन क्रिएट इनएफिशिएंसी। बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स को फॉलो करोगे तो उससे इनएफिशिएंसी आएगी, एक फ्रस्ट्रेशन होगी अमंग द सिटीजन्स। रेजिस्टेंस टू इनोवेशन, ज़्यादा फोकस अगर आप रूल्स हायरार्की पे करोगे तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाएगी और ना ही कोई इनोवेटिव सोल्यूशन आ पाएगा। इंडियन एग्जाम्पल, आपको पता है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो की जाती है समटाइम, जिसकी वजह से डिले भी होते हैं प्रोजेक्ट अप्रूवल में एंड सर्विस को डिलीवर करने। पोस्ट वेबेरियन डेवलपमेंट, अब देखिए पोस्ट वेबेरियन मतलब वेबर के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, तो बेसिक चीज़ें जैसे कि ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियरल अप्रोचेज आई हैं, जिनका मेन एम्फेसिस था मोरल, मोटिवेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय इंगेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि PSUs में भी होते हैं। कंटिजेंसी अप्रोच आया जो कि कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड अडेप्ट स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्टाइल टू कंटेक्स्ट, जो कि कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ना अपने स्ट्रक्चर को एंड अपने मैनेजमेंट स्टाइल को ना कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग रखना चाहिए कि वो किस कंटेक्स्ट में, किस सिनेरियो में, किस टाइम के लिए, किस पर्पज़ के लिए काम कर रही है। एग्जाम्पल, फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारे यहाँ पे फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन है, हम नीड, टाइम, पर्पज़ के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्टाइल को अपनाते हैं, किसमें, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स में। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जिसने बात करी एफिशिएंसी की, परफॉर्मेंस की, मेजरमेंट की, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज की एंड ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी को रिड्यूस करने की बात करी। एग्जाम्पल, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, PPP मॉडल्स हैं। नेटवर्क एंड पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक मॉडल्स, नेटवर्क, आज के टाइम पे नेटवर्क को एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाती है, जहाँ पे फोकस किया जाता है कोलैबोरेशन बिठाओ, पार्टनरशिप बिठाओ एंड डिसेंट्रलाइज करो अपने डिसीजन मेकिंग को। जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन है, जहाँ पे हमारे NGOs हुए, प्राइवेट सेक्टर हुआ, गवर्नमेंट हुआ, सिटीजन हुआ, ये सब एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं, जहाँ पे मल्टीपल एजेंसीज वर्क कर रही है टुगेदर विद सिटीजन इनपुट। इम्फेसिस हुआ आज के टाइम पे, जो पोस्ट वेबर है, आज के टाइम पे इम्फेसिस होता है एथिक्स पे एंड अकाउंटेबिलिटी पे। मॉडर्न रिफॉर्म इम्फेसाइज करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, जैसे एग्जाम्पल RTA, सोशल ऑडिट। एथिकल गवर्नेंस आनी चाहिए अलॉन्गसाइड वेबेरियन रूल्स, रूल्स को तो फॉलो करो ही, लेकिन साथ में आपको एथिकल भी होना पड़ेगा। एग्जाम्पल, लोकपाल एंड RTA एक्ट है। नाउ सिग्निफिकेंस क्या रहा हमारे वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी का, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं? तो कहीं ना कहीं एक रैशनल रूल बेस्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। प्रोमोटेड मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जो कि अपने आप में ज़्यादा फेयरनेस लाता है, स्पेशलाइजेशन लाता है एंड डॉक्यूमेंटेशन, है ना, बोला था ना रिटर्न रिकॉर्ड रखो। फॉर्म द फाउंडेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज एंड PSUs, पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए एंड हमारे इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए एक तरीके से फाउंडेशन का काम किया। इन्फ्लुएंस सब्सिक्वेंट एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज लाइक NPM एंड कंटिजेंसी अप्रोचेस, साथ में इन्होंने इन्फ्लुएंस करा NPM एंड कंटिजेंसी अप्रोचेस जैसे थ्योरीज को। ठीक है, नाउ ऑब्जर्वेशन कंक्लूड अगर मैं करूँ तो वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी ने कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराई, अकाउंटेबिलिटी लेके आया, प्रोडक्टिविटी लेके आया। पोस्ट वेबेरियन डेवलपमेंट, लेकिन वहीं पे जो पोस्ट वेबेरियन डेवलपमेंट हुए उनका मेन एम क्या था कि हम रूल को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बैलेंस करें, ह्यूमन फैक्टर्स को ऐड करें एंड सिटीजन ओरिएंटेड होके काम करें। इंडिया में जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे आज के टाइम पे आपको ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी मिलेगा, ढांचा भी है, लेकिन साथ में NPM की प्रैक्टिसेस भी मिलेंगी, नई नई टेक्नोलॉजी भी मिलेगी एंड पार्टिसिपेटरी की सिटीजन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ऐसे मैकेनिज्म भी आपको देखने को मिलेंगे। सो नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम अगले टॉपिक्स को करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन दो,
और बाकी घबराने की बात नहीं है। बाकी PYQ से जो थीम्स है ना, जो रह गया है अगर कुछ, तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, दैट इज़ इट।